उदयपुर कांड में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। वन विभाग ने आरोपी छात्र के घर बड़ी कार्रवाई की, जो यूपी मॉडल कार्रवाई के नाम से जानी जाने लगी है। दरअसल 10वीं कक्षा के दो छात्रों में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे पर चाकू से वार किए, शहर जल उठा, इंटरनेट बंद है, अगले आदेश तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल भी। भारी तनाव के बीच माहौल शांतिपूर्ण लग रहा है, लेकिन कार्रवाई को लेकर सियासत शांत नहीं है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अवैध निर्माण के चलते आरोपी छात्र का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी का परिवार, जैसा कि सामने आ रहा है, यहां किराए पर रहता था। घर वन विभाग की जमीन पर था, अब वहीं नहीं है, सिर्फ मलबा है। और है कुछ सवाल जो पूछेंगे जिम्मेदारों से। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया जी, आप दोनों का स्वागत है। कुछ ही पलों में बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार मीणा, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राजकुमार जी, मेरे को एक बात बताइए, विपक्ष इस पूरी कार्रवाई को किस नजर से देख रहा है? कार्रवाई का अगर सवाल किया जाता है तो अगर कोई अपराधी चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका परिवार तो उस चीज के लिए अपराध बोध तो था नहीं, वो कोई अपराधी तो थे नहीं। अगर आप किसी अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप शांति व्यवस्था आप कायम नहीं कर पाए, लोगों ने तोड़फोड़ करी, उसको आप रोक नहीं पाए, और केवल लोगों को सांत्वना देने के लिए अगर उनके पूरे परिवार, जहां पर वो छत रहता है, उनके माँ भी होंगे, उनके पिताजी भी होगा, उसका भाई बहन, उसके जो भी पारिवारिक सदस्य होंगे, सबको कष्ट में देना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं ये नहीं, लेकिन राजकुमार जी, बात तो ये सामने आ रही है कि नोटिस दिया गया था, वो मकान उस परिवार का था ही नहीं, वो तो वहां किराए पर रह रहा था। और अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगी कि वन विभाग की जमीन पर घर बनाया गया था। जी जी बिल्कुल, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आपने एक अपराधी के पारिवारिक के तौर पे जिसका मकान तोड़ा, जिसका वो मकान था, उसका क्या दोष था? दूसरी बात, अगर वन विभाग की भूमि होती है तो ऐसा नहीं है कि वन विभाग का एक साइज का प्लॉट था, आसपास के मकान भी वन विभाग में होंगे। ऐसा तो संभव नहीं ना कि आसपास के मकान पट्टे में खातेदारी में कोई 700-800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का कोई एक भूखंड बतरा हो जो वन विभाग में आता हो। तो कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया है, इलाके के कई घरों को नोटिस दिया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। राजकुमार जी जी, अभी तक तो ऐसी जानकारी कोई सूचित में आई नहीं। अगर दिया गया हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपका अवैध निर्माण कहीं हो रहा है तो हटाइए, लेकिन देशतापूर्वक कार्रवाई, अब जिसका मकान था उसकी, उसमें क्या गलती थी? नहीं, पर मकान जिसका था, अरे भाई, अगर अतिक्रमण में आ रहा है और नोटिस दिया गया है तो उसकी गलती तो थी। नोटिस दिएंगे तो आप सभी के तोड़िए, एक का क्यों तोड़ रहे हो? सभी के तोड़िए ना। हाँ, देखिए, मुझे भी एक्चुअली ना, ये मैं भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में भी कौंधा था। उस पर मैं अपने दर्शकों को भी समझा देता हूं कि राजकुमार मीणा जी एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। मुकेश इंदौरिया जी, आपके पास आऊंगा मैं। एक कॉलोनी है, उसमें एक आप 1000 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट की जमीन मान लें, जिस पर वो घर बना होगा, जितना भी आपका मन करता है उतने का ये घर मान लें, वो एक कॉलोनी के बीच में है। अगर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो उस कॉलोनी के बीच में, उस जमीन पर सिर्फ उतना सर, वो जमीन का टुकड़ा वन विभाग का नहीं हो सकता। वन विभाग का टुकड़ा, वन विभाग की जमीन उससे काफी बड़ी होगी। फिलहाल एक घर पर कार्रवाई हुई है, जानकारी यह मिल रही है कि अन्य घरों को भी नोटिस दिया गया है। लेकिन क्या ये अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की शुरुआत इस घर से हुई है, जो कि उदयपुर कांड की वजह से एकाएक प्रकाश में आ चुका है? मुकेश इंदौरिया जी, क्या लगता है आपको? देखिए स्वपन जी, जो इस उदयपुर के अंदर घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और सबसे बड़ा विषय कि इस तरीके का जघन्य अपराध एक बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है कि हम समाज को किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें समाज को आत्ममंथन करना चाहिए कि जब एक बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, उस समय वो एक चाकू लेके अपने सहपाठी पे हमला कर रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं परिवार के संस्कारों का अभाव है। और रही आपकी बात, दूसरा विषय कि साहब अतिक्रमण का था या नहीं था, वो एक दूसरा पहलू है। सबसे पहले तो ये घटना घटी, इसकी हमें घोर निंदा करनी चाहिए और आने वाले समय में एक मैसेज देना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा रिपीट नहीं हो। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सरकार को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े से कड़ा निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह की घटना
करने से पहले सामने वाला 4 बार सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और जहां तक अतिक्रमण है या नहीं है, वो तो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। जिसकी जमीन है, अगर सरकार की जमीन है तो सरकार अपने कब्जे में लेगी, अगर किसी और की जमीन है तो वो अपना कब्जा उस पर पेश करेगा। हाँ नहीं, लेकिन पॉइंट वही है जो राजकुमार मीणा कह रहे हैं कि कॉलोनी के बीच में एक जमीन का टुकड़ा, सिर्फ वही तो वन विभाग का नहीं हो सकता। वन विभाग की जमीन उससे बड़ी होगी। वन विभाग कोई ऐसा तो है नहीं कि एक पार्क के लिए किसी कोने में एक जमीन लेकर रखा होगा, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन क्या इसे उस पर भी कार्रवाई का स्टार्ट माना जा सकता है? देखिए, ऐसा है ना, सरकारी महकमे के अंदर स्वप्न भाई, आप ये ज्यादा मेरे से ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे कि निकलना होता है तो उस बिल से हाथी निकल जाता है, जब अटकती है तो पूंछ अटकती है तो पूरी बाल की खाल निकाल लेते हैं। तो अगर अतिक्रमण हुआ है, और ऐसे पहाड़ी, अपने जयपुर के अंदर भी हजारों जगह ऐसी हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे भूमाफियाओं ने अतिक्रमण करके पट्टों पे, सोसाइटी पट्टों पे जमीनें बेची हुई हैं। लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद में वो सामने आने लगती है। प्रशासन अपना काम करता है, चाहे वो शुरुआत कहीं से भी करे। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये सरकारी जमीन पे है तो कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी जमीन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार मीणा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब लोग किराए पर रहते हैं तो कई बार मकान मालिक तुरंत या रातों रात भी घर खाली करने के लिए कहता है। इस पूरी कार्रवाई में किराएदार के सामान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। घर किसी और का था जिसने अतिक्रमण हुआ था और उसे ध्वस्त किया गया है। लेकिन आप ग्रेटर गुड में देखिए, लार्जर मैसेज क्या गया। लार्जर मैसेज ये गया कि चीजों की भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ भी गड़बड़ है तो। जी बिल्कुल, ऐसे जो अपराध, जघन्य अपराध है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस पे जितना कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे उसको सामने वाला, अगर कोई दूसरा ही किसी के मन में ये विचार भी आता है तो उसको सोचना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये विचार आ जाता है कि अपराधों की अगर हम संख्या देखी जाए तो सिर्फ ये एक HM होने की वजह से अगर ये हो रहा है तो बहुत सी बार हिंदू में भी लड़ाई हो जाती है, सिख भी लड़ जाते हैं। फिर आपकी जो साइकोलॉजी की जिस हिसाब से आप दिखाने की, अपनी विफलता छुपाने की बात करते तो वहां आपके नियम कानून कहां चले जाते हैं। अपराध तो वो भी है। हाँ। जब हिंदू लड़ता है तो खून तो उसका भी बहता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं समानता का काम आप ये कह रहे हैं कि हर केसेस में बुलडोजर में चाबी लगाए, चालू कर दे और मकानों को ध्वस्त करते रहे, भले वो अतिक्रमण में हो या ना हो। क्या कह रहे हैं राजकुमार जी आप? मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जब ये काम चल रहा है, अगर किसी का मकान तोड़ने से समस्या का समाधान हो सकता है कि इससे पहले यूपी में इतने नहीं, लेकिन आसपास कितने लोग डर गए होंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ राजकुमार मीणा जी, देखिए मैं कंपैरिजन करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। नहीं, 2 सेकंड राजकुमार मीणा जी, 2 सेकंड। अपराधी मान सकता है, वो अपने परिवार की भी क्यों सोचेगा? राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, मैं कंपैरिजन पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जब आपने कुछ क्राइम को कंपेयर करने की कोशिश की, HM वर्ड का इस्तेमाल किया, हमारे दर्शक समझते हैं HM क्या है। सुमित श्रीमाल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है सुमित जी। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपके पास ही हूं अभी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने कंपैरिजन किया ना, तो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं। मैं आपको कंपैरिजन ये बताता हूं कि इसी शहर में जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, अगर आपकी कार्रवाई ने कोई मिसाल कायम की होती और अपराधियों में खौफ पैदा हुआ होता तो ये घटना नहीं होती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों उस समय? हाँ जी स्वप्निल जी, उस समय अपराधी पकड़े नहीं गए क्या? पर आपने मिसाल कहां बना पाया? आप मिसाल क्या बनी? मिसाल कुछ नहीं बनी। मिसाल चाहते थे तुरंत अपराधी पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, यूं बताइए। नहीं, अपराधी पकड़े गए, उसमें से कितनों पर दोष सिद्ध हुआ? कितनों पर दोष अपराधी ना पकड़े गए हो? नहीं, मिसाल की बात कर रहा हूँ बाबा मैं। राजकुमार भाई, मैं मिसाल की बात कर रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है, मैं एक बात बता देता हूँ मुकेश जी, मैं एक बात बता देता हूँ। देश भर में क्राइम हो रहा है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां क्राइम नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं मुकेश जी? जयपुर के अंदर जब सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे तब कानून ने अपनी कार्रवाई की थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोर्ट के अंदर पेशी तक नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट यहां पर पुट अप कर रहा हूं। मैं ये पुट अप कर रहा हूं कि देश भर में क्राइम हो रहे हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो क्राइम से अछूता है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अब मसला यह है कि रूटीन कानूनी तरीके से चलते हुए ऐसा क्या किया जा सकता है जो मिसाल बने। क्या यह बुलडोजर कार्रवाई उस मिसाल का रूप ले रही है जिससे लोग डर रहे हैं? यह एक रिसर्च का विषय है जिस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। लेकिन अगर रिसर्च में यह नतीजा आता है
कि हां बुलडोजर की कार्रवाई से भय फैला है और उसने क्राइम के रेट को कुछ हद तक कम करने में मदद की है, जैसा कि यूपी में देखने को मिला। तो इस तरह की कार्रवाइयां कानून के दायरे में हो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। सुमित श्रीमाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित श्रीमाल जी, मैं समझना चाहता हूं, कांग्रेस राज में इस तरह की घटनाएं तुष्टीकरण का नतीजा होती थी, बीजेपी के राज में इस तरह की घटनाएं किस चीज का नतीजा है साहब? जी, मैं सबसे पहले तो जैसे ऑलरेडी भाई साहब कह रहे थे कि वास्तव में आज की तारीख में जो इनको स्कूल ले जा रहे हैं बच्चों को, जहां बच्चों क्या चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए वो बिल्कुल विद्यालय जाते हैं, लेकिन वो एक चाकू लेकर के इस तरह की मानसिकता से सबसे पहली चीज वास्तव में दर्शाती है कि उनकी घर में क्या संस्कार दिए जा रहे हैं, उनका घर के आस माहौल कैसा है, और वास्तव में ऐसी पहली चीज को दर्शाती है। दूसरी बात, कुमार शर्मा जी जो कह रहे हैं कि देश में बिल्कुल आपराधिक मामले कम हो गए। सुमित भाई, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। सुमित भाई, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मुझे लगता है एक बार आप इस ऐप से बाहर आएं और दोबारा जुड़ें, तो ये समस्या दूर हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। पीसीआर, एक बार आप सुमित श्रीमाल जी से कांटेक्ट करें, उनकी आवाज़ क्रैक हो रही है। मैं उनसे कुछ सवाल हैं जो लेना चाहता हूं। सुमित श्रीमाल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नहीं, आवाज़ क्रैक है। दरअसल मैं अपने सवाल को स्पेसिफिक कर देता हूं। मुकेश भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ सियासत पर से पर्दा उठा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं के बाद सियासत कितना नंगी हो जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस राज में इस तरह की वारदातें तुष्टीकरण का नतीजा थी, तो आज की वारदातों की भी कोई कैटेगरी होनी चाहिए। जी, तपन भाई देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, अगर इस तरह की घटना राजस्थान प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में होती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जहां तक सरकारों का सवाल है तो वो अपने वोट बैंक के आधार पे इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना तो क्या कार्रवाइयां भी वोट बैंक के आधार पर होती हैं? बिल्कुल, कार्रवाई होती है सर। देखिए ना, पिछला कन्हैया लाल का हत्याकांड का हुआ, चाहे आज फिर उदयपुर की घटना हो गई, चाहे करौली की घटना हो गई, चाहे आज जयपुर शहर के अंदर शास्त्री नगर की घटना घटी। तो एक समुदाय विशेष द्वारा अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो आप निसंदेह एक संदेह के दायरे में आते हैं। जहां तक मैंने पहले भी कहा कि जब हम एक इस तरीके की बात करें कि एक अच्छी की बात करें, क्या मदरसों में इस तरह की पढ़ाई जा रही है? आप इसको इस तरीके से देखिए कि वर्तमान के अंदर जो मैसेज जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि वो छात्र दो जगह पढ़ता होगा, मदरसे में पढ़ता होगा फिर स्कूल में पढ़ता होगा। मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंटली स्कूल में पढ़ता है। अब उसका सर्कल क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो किन लोगों के बीच में रहता है, उसने किन लोगों से ये सुना कि चाकू का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने बैग में रखो, अपनी सुरक्षा के लिए रखो या किसी पर वार करने के लिए रखो, ये भी जांच का विषय है। और दूसरी बात ये कि एक वार से कुछ नहीं होता, कम से कम 3 वार करने पड़ेंगे या वारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये उसके दिमाग में कैसे फिट हुआ? ये एक बहुत वाजिब सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वपन जी। ये एक आज के बच्चों के अंदर बहुत ही जो शॉर्ट टेम्पर जिसको भाव मैं बोलता हूं, वो संयमता नहीं है। वो जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं। इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि हम वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग के अंदर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे बच्चों को क्या क्या परोस के दिया जा रहा है और वो क्या उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, इसका हमारे सामाजिक ढांचे पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए राजकुमार मीणा जी, मैं कांग्रेस की राय भी सुनना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की राय भी जानना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, अब उसके पास चाकू उसके दोस्तों ने दिया या आसपास वालों ने दिया, ये जांच का विषय है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसने चाकू रखा, चाहे जो भी सोचकर रखा, उसने चाकू रखा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एग्रेसिव होने के बावजूद भी चाकू का पहला वार करने के बाद बच्चे को डरना चाहिए था, बच्चे को यह लगना चाहिए था कि मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन वो नहीं हुई, है ना, वो डरा नहीं, उसने ताबड़तोड़ 3 बार वार किए, हो सकता है उससे ज्यादा भी किए हों, लेकिन 3 वार तक की तो जानकारी मेरे पास है। मैं आपसे कह रहा हूं इसके पीछे कौन सी मेंटालिटी काम कर रही है?
कोई तो मेंटेलिटी है, उसको तो हिट करना होगा ना, कि आपको वो मेंटेलिटी भी नहीं दिख रही। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, पहले तो मैं भाई साहब का जवाब दे देता हूं। कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की, कट्टरपंथी की राजनीति की। कांग्रेस नहीं, आपने हमेशा नहीं की, दोनों लेकिन आपने मुआवजे की राजनीति तो की है। मुआवजा किसको कम किसको ज्यादा, वो सारी चीजें हमने देखी है। खैर, मैं बहरहाल बिल्कुल अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे हाँ। भाई साहब ने बोला, मैं बिल्कुल अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। दूसरी, जब आपने बोली कि उस अपराधी ने 1 वार के 2 वार के, आपराधिक मानसिकता लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस संकीर्ण मानसिकता के साथ सामने वाले से विवाद रखता है। अब ना आप उसका आकलन कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। नहीं, मुझे दिक्कत इस बात से है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि बड़े बड़े अपराधी अगर कानून से नहीं डर रहे, ना डरें, लेकिन बच्चों को तो स्कूल में ये बता दिया जाना चाहिए ना कि भैया अगर एक भी वार करोगे तो गया, लंका लग जाएगी, करियर गया, फिर आपकी जगह नहीं बच रही कहीं पर। मैं ये कह रहा हूं, वो बच्चा पहला वार करने के बाद डरा नहीं, उसके पीछे कौन सी मेंटालिटी काम कर रही होगी? क्या कांग्रेस उस मेंटालिटी को समझ पा रही है? मेरा सवाल तो यह है। स्वप्निल जी, किसी की मानसिकता समझने पार्टी के बस की। आज अगर आप बैठ के मेरे से कोई सवाल कर रहे हो तो आपके पीछे की मेंटेलिटी मेरे को मालूम नहीं। अगर मैं कुछ जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपको बीजेपी की मेंटालिटी तो बराबर समझ में आती है। क्या मुद्दा था? आप स्वप्निल जी, आपको बीजेपी की मेंटालिटी तो बराबर समझ में आती है। आपको बीजेपी की मेंटालिटी तो बराबर समझ में आती है। आप एक बात बताओ स्वप्निल जी, ये बात बता दीजिए, दोनों बच्चों के बीच में विवाद क्या था? हाँ, अरे इसीलिए मैंने कहा ना कि जांच का विषय, भाई मैंने कहा कि जांच का विषय नहीं है, तो फिर बस वो तो मैं कह ही रहा हूं सामने आएगी। लेकिन उसके बाद, पहले वार के बाद बच्चे का नहीं डरना। मानसिक स्थिति की उस हिसाब आप से समझ रहे हैं? आप जाएगी। इस बात की गंभीरता को समझिए। पहला वार करने के बाद बच्चे का नहीं डरना, ये बहुत गंभीर बात है। बच्चे को पहला वार करते ही डरना चाहिए था कि उससे कुछ गलती हुई है, उसमें कानून का खौफ आना चाहिए था। अगर नहीं आया, अव्वल तो बच्चे को चाकू की जरूरत ही क्या है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि उसको चाकू किसने दिया। अपराधियों को कानून का खौफ होता तो अपराधी क्यों करते? पहले बात तो ये बताइए। बात यही है, उसके पास वो चाकू क्यों रखा गया, उसको क्या कहा गया होगा, अपराधी ने अपनी ये सब बातें सामने आनी चाहिए। निश्चित तौर पे उसे ये भी मालूम होगा कि मैं कुछ घटनाक्रम को अंजाम दूंगा तो मुझे सजा भी होगी। तो अपराधियों की और नॉर्मल व्यक्ति की मानसिकता में बहुत फर्क होता है। बच्चा क्यों सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसका एक पहलू और है। सुमित श्रीमाल जी अब मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। सुमित श्रीमाल जी, मेरी बात सुनिए। मेरा आपसे सवाल यह था कि कांग्रेस राज में अगर इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं तुष्टीकरण का नतीजा थी, तो बीजेपी राज में इस तरह की घटनाओं को किस कैटेगरी में रखा जाए? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी राजकुमार शर्मा जी जैसा बोल रहे हैं, राजकुमार जी, कि सबसे पहले बात तो ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस शुरू से करती है। अगर मैं बताऊं, बात करूं कि भारत जब से देश आजाद हुआ था तब से, और तो सुमित भाई अभी जब आप हैं, नहीं, अभी तो 10 साढ़े 10 सालों से सेंटर में आप हैं और राजस्थान में बीते कुछ महीनों से आप हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, अगर तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है तो किस तरह की राजनीति का उद्भव हुआ है कि एक बच्चा बैग में चाकू लेकर आए और चाकुओं से वार करे? वो सारी घटनाएं तुष्टीकरण का नतीजा थी, तो ये घटना किस चीज का नतीजा है, ये तो बताइए मुझे। मैं यही निवेदन आपको कर रहा हूं कि जो ये बोल रहे थे उसका जवाब दे रहा था। लेकिन अगर आप एक रिसर्च के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसको जैसा आदरणीय भाई साहब बताया कि इसकी परवरिश और घर का क्या माहौल है, कैसा माहौल है कि जो जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, कॉपी किताब होकर के वो अच्छी अध्ययन के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। बच्चा स्कूल में जाकर के, और जैसा भी आपने बताया कि उसने मान लो किसी पहले से कोई मामला भी है और मामले के साथ उस बंदे ने फिर एक बात बताइए, उस परिवार को क्यों लगा कि उस बच्चे के, अगर परिवार ने सीख दी है, तो मैं आप ही की बात को, आप ही के हाइपोथेसिस को अगर सही भी मान लूं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि उस परिवार को क्यों लगा कि उस बच्चे को अपने पास चाकू रखना चाहिए, उसे चाकूबाजी सीखना चाहिए, क्यों लगा होगा? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी मेरे को एक और गंभीर सवाल लेना है, लेकिन उससे पहले जो बात निकली है उसी से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। आप एक बात बताइए, आपके आने के बाद बच्चों ने सबसे पहली चीज क्या सुनी? उन्होंने सुना हिजाब। इस तरह से बच्चों के बीच में हमने खाई डालने की कोशिश की, नतीजा यह हुआ कि बच्चे आपस में एक होने की जगह और बंट गए। क्या मेरा ये वैल्यूएशन सही है या गलत है? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि जैसा कि माहौल की बात की जा रही है, और कोई भी क्योंकि ये नहीं बोलेंगे कि मेरी कलम की जगह आप हाथ में की जाइए, या माता पिता ये बोलेंगे कि बिल्कुल किसी हथियार
लेकिन क्या हमारा सिस्टम बच्चों को नेचुरली दोस्त बना रहा है या दुश्मन बना रहा है? बच्चों में किसी तरह का कोई डिफरेंस है, ये कैसे पता चला? बनाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन कोई पूर्व का जो मामला था, जिसकी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जवाहरलाल शर्मा जी की आज राजस्थान जैसा कह रहे हैं कि 8 महीने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मेरा एक सवाल और है आपसे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उतनी बड़ी कॉलोनी में वो उतना सा जमीन का टुकड़ा जिस पर वो घर बना हुआ था, जिसमें किराए पर ये आरोपी का परिवार रह रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण मांगकर। एक कॉलोनी का उतना सा ही टुकड़ा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होगा? वन विभाग की जमीन तो उससे बड़ी होगी, आसपास के घर भी उस पर आते होंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में नीति हमेशा है कि जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल शून्य है। नहीं, आपका जीरो टॉलरेंस मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि उस कॉलोनी के अगर अन्य घर भी अतिक्रमण में आ रहे हैं तो वो ध्वस्त क्यों नहीं किए गए? सिर्फ उतना सा जमीन का टुकड़ा ही वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। अरे भाई, उसने अपराध किया है तो वो कोर्ट में सिद्ध भी होगा और वो कोर्ट से दोषी भी करार दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जिस घर को ध्वस्त किया गया, नोटिस देने के बाद ध्वस्त किया गया, वो अकेला घर ही तो अतिक्रमण नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो वन विभाग की जमीन है। वन विभाग एक कॉलोनी के बीच में 1000 स्क्वायर फीट या 2400 स्क्वायर फीट की जमीन लेकर तो नहीं बैठा होगा ना, जमीन तो उससे ज्यादा ही होगी, तो वहां पर भी तो निर्माण है। निश्चित रूप से अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल आगे कार्रवाई जारी होगी, क्योंकि कोई कार्रवाई को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से देख करके जब मालूम चलाएंगे कि वही बात दावा है तो उसको फिर कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की नीति। ठीक है, मुकेश इंदौरिया जी, लास्ट में ठीक है, ठीक है, ठीक है, कार्रवाई नहीं करता, लेकिन अपराधी एक अपराध करता है और उसके लिए ठीक है। मुकेश इंदौरिया जी, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। मुकेश इंदौरिया जी, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लोग ये सवाल पूछेंगे, और लोग ही क्यों, विपक्ष भी ये सवाल पूछेगा कि क्या बुलडोजर वारदात देखकर इस्तेमाल होगा या वारदात बिना देखे भी इस्तेमाल होगा? बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है, लीगल है या नहीं है, मैं उस पचड़े पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात पर रुकना चाहता हूं कि बुलडोजर की कार्रवाई कितना स्वागत योग्य होनी चाहिए। देखिए स्वपन जी, कोई भी घटना जिसके अंदर समाज का अहित हो, जिससे सामाजिक समव्यवस्था को विघ्न पहुंचे, उसके अंदर सरकार को जितना कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि जो अपराधी है उनके दिमाग के अंदर ये डर की भावना होनी चाहिए कि उसका पूरा परिवार उजड़ जाए। करेक्ट। अगर मैंने ऐसी कोई वारदात की है तो मेरे परिवार का भी उस पर इम्पैक्ट आएगा। जब तक वो भाव उसके अंदर नहीं होगा, वो डर उसके अंदर नहीं होगा, तब तक इस तरीके की गतिविधियां होती रहेंगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें कोई दौराय नहीं है कि उदयपुर में खूनी खेल सामने आया, लेकिन इस खेल के सामने आने के बाद आप पूछिए, खुद से भी पूछिए, सिस्टम से भी पूछिए कि आखिर कौन और कौन कौन किस किस स्तर पर फेल हुआ है। इसका जवाब भी सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।